नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष जी के विद कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बूस्टर सीरीज का ये 5वां लेक्चर आपके सामने पेश हो रहा है, जिसमें मैं बात कर रहा हूं भारतीय राज्य व्यवस्था के बड़े ही महत्वपूर्ण अध्याय से, जिसका नाम है उद्देशिका या प्रस्तावना या आमुख या प्रियम्बल। दोस्तों, यकीन मानिए कि एक दिवसीय किसी भी एग्जाम पैटर्न से लेकर के लोक सेवा आयोग तक इस पर प्रश्न पूछता है। यकीन अगर आपको नहीं आता है तो अभी मैं इसके प्रीवियस क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपको सॉल्व भी कराऊंगा, तो आप यकीन मानेंगे कि चाहे एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो, चाहे डिफेंस का कोई एग्ज़ाम हो, चाहे लोक सेवा आयोग प्रादेशिक स्तर पर हो, चाहे संघ स्तर पर हो, सभी में इस अध्याय से भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रश्न पूछे जाते हैं। और बड़े ही आसान प्रश्न होते हैं, गूढ़ होते हैं, लेकिन फिर भी आसान होते हैं। अगर आपने एक बार भी अच्छे से टॉपिक की समझ पैदा कर ली है तो फिर आपको कोई समस्या आने वाली नहीं है। यहाँ तक बात क्लियर है? चलिए देखते हैं कि भारतीय प्रस्तावना में आखिर ऐसा लिखा क्या है। आइए देखते हैं। लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग, यहीं से बात शुरू करते हैं। मैं पहले एक बार आपको पढ़ के सुना देता हूँ, फिर इसकी जो बारीकियां हैं इसी पर आज पूरे दिन पूरे लेक्चर पर बात होगी। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज खालिस्तान को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इसका उत्तर तो हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। ये बात कही जा रही है 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, जब संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था संविधान सभा के द्वारा, ठीक है। अब जहां जहां मैंने अंडरलाइन किया है, इनकी बारीकियों को जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक इस लेक्चर का मूलभूत तत्व आप तक पहुंच नहीं पाएगा। फिर आप प्रश्नों को हल कर पाने में उतने सक्षम नहीं होंगे जिस हद तक मैं आपको ले जाना चाहता हूं, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहली ही लाइन लिखी हुई है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। क्या लिखा हुआ है? हम भारत के लोग। इसका मतलब संविधान में जो शक्ति है, जो स्रोत का अधिकार है, जो पावर ऑफ राइट्स है, वो किसके पास है? वो इंडियन पीपुल के पास है, कम्युनिटी के पास है, जनता के पास है। जनता सर्वोपरि है। यहाँ कोई संस्था सर्वोपरि नहीं है, कोई नेता सर्वोपरि नहीं है। सर्वोपरि कौन है? जनता। संविधान को ताकत किससे मिलती है? जनता से। तो सर्वोपरि कौन हुआ संविधान में? जनता सर्वोपरि हुई। इस भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोपरि कौन है? जनता। कैसे सर्वोपरि? वो इसलिए है क्योंकि अगर कोई सत्ताधारी व्यक्ति मदांध हो जाए, मद में अंधा हो जाए, तो एक ही विकल्प है, ये तय है कि अगर सरकार को नेस्तनाबूद करना है तो जनता अगर एक बार कमर कस लेती है तो अगले 5 वर्षों के बाद वो वर्षों वर्षों तक सत्ता में नहीं आता है, वर्षों वर्षों तक सत्ता के आसपास भटकता नहीं है। तो ये पावर किसके पास है? ये पावर है जनता के पास, भारत के लोगों के पास, हमारे पास, आपके पास, हम सबके पास ये पावर है। ये क्लियर हुई बात? आगे देखते हैं। तो सोर्स ऑफ पावर कहां है? कहां है सोर्स? वो भारत की जनता के पास है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है? भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी अब यहां पर बात की जा रही है भारत के स्ट्रक्चर की, अब यहां पर बात की जा रही है भारत के स्वरूप की,
अब यहां पर बात की जा रही है भारत की संरचना की, कि भारत आखिर बनेगा कैसे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नशाली राज्य बनेगा। इसका क्या अर्थ है? देखिए, मैं सिर्फ 5 से 7 मिनट लूंगा इस पूरी बात को समझाने के लिए, और जब तक इस बात को आप बाकायदे से नहीं समझेंगे तब तक भारतीय राज्य व्यवस्था आपके पल्ले नहीं पड़ने वाली है। तो धैर्य रख करके मेरी बातों को समझते रहिए, ठीक है। उससे आपके अंदर पॉलिटी की एक गहरी समझ पैदा होगी। क्या बनाना है भारत का स्ट्रक्चर? भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नशाली राज्य बनाना है। इसका क्या अर्थ हुआ? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को अंग्रेजी में बोलते हैं सॉवरेन, SOVEREIGN, सॉवरेन बोलते हैं। अरे सॉवरेन का अर्थ क्या है, या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या अर्थ है? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का यह अर्थ है कि देश या राष्ट्र या राज्य अपनी समस्त गतिविधियों के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। उसमें किसी बाह्य हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी। हर एक कार्य के लिए राष्ट्र या राज्य स्वयं जिम्मेदार है, स्वयं उसके बढ़ने के लिए जिम्मेदार है, स्वयं उसके विकास के लिए जिम्मेदार है। यानी किसी बाह्य शक्ति पर वो निर्भर नहीं है। जैसे 1947 से पहले भारत जो था वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं था, क्योंकि जो सर्वोत्तम शक्ति थी वो अंग्रेजों के पास थी। इसका मतलब हम प्रभुत्व संपन्न नहीं हैं। हम जैसा मन करे वैसी प्रगति, वैसे हिसाब से देश को नहीं चला सकते हैं, क्योंकि सर्वोत्तम शक्ति किसी और के पास है। ये बात समझ गए? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब कि जब चाहे जैसे चाहे हम देश का विकास कर सकें, कोई बाह्य हस्तक्षेप की आवश्यकता न हो, किसी बाह्य शक्ति के ऊपर हम निर्भर न हो या उसके अधीन न हो। ये क्लियर हुआ? तो पहला गुण क्या होगा राज्य जब बनेगा या राष्ट्र बनेगा या देश बनेगा तब? तो उसका पहला गुण होना चाहिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरा गुण क्या है? दूसरा गुण है समाजवादी, सोशलिज्म, ठीक है। सोशलिज्म, समाजवाद, समाजवादी। देखिएगा यहाँ पर जनवादी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो कई बार प्रश्न में समाजवादी की जगह जनवादी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो जनवादी भारत के संविधान में नहीं है, बल्कि चाइना के संविधान में जनवादी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। समाजवाद रहेगा यानी कि समाज प्रमुख रहेगा, यानी कि समाज में किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी के कल्याण के बारे में सोचा जाएगा और समान रूप से सोचा जाएगा। किसी के साथ कोई भेदभाव की नीति समाज के हिसाब से हितकर नहीं होगी। ये समाजवाद का मूलभूत लक्षण है। प्रगति करेगा तो समाज, गिरेगा तो समाज, यानी हर चीज का जिम्मेदार और हर चीज पर प्रभाव तो किस पर पड़ेगा? समाज पर पड़ेगा। ये क्लियर हुआ? आगे एक पॉइंट लिखा हुआ है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का क्या अर्थ हुआ? कि पंथ निरपेक्ष यानी पंथ के हिसाब से भारत निरपेक्ष है, एब्सोल्यूट है। भारत में पंथ निरपेक्ष भी इस्तेमाल किया गया, धर्म निरपेक्ष भी कह सकते हो, ठीक है। हालांकि जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो पंथ निरपेक्ष है, लेकिन कभी कभी इसको धर्म निरपेक्ष कह दिया जाता है, ठीक है। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होगा? कि भारत का अपना कोई पंथ नहीं होगा, भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा, ठीक है। यानी सभी धर्मों के लिए यहाँ पर आज़ादी है और सभी धर्मों के लिए यहाँ खुले अवसर हैं कि वो बेहतर ढंग से अपने धर्म का संचालन कर सके। भारत को हिंदुस्तान इसीलिए आर्टिकल 1 के तहत नहीं कहा गया है, क्योंकि वो हिंदुओं के लिए स्थान बन जाता, ठीक है। ये क्लियर हुई बात? तो पंथ निरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल इसीलिए किया गया है कि भारत का कोई निश्चित धर्म या पंथ नहीं होगा, वरन भारत सभी पंथों का आदर करेगा। अच्छा, लेकिन यहां पर सकारात्मक पॉइंट लिखा हुआ है, नेगेटिव पॉइंट ये नहीं लिखा हुआ है कि भारत किसी धर्म को मानेगा नहीं। भारत सब धर्मों को मान रहा है, ठीक है। सब लोग आओ, सब लोग प्रगति करो। तो धार्मिक विचारधारा का यहाँ सकारात्मक बिंदु मिलता है, ठीक है। आगे देखते हैं लोकतंत्रात्मक, यानी कि यहां पर कैसी सरकार है? यहां लोकतंत्रात्मक सरकार है, ठीक है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, यहां पर लोकतंत्र है,
ठीक है। लोकतंत्र का अर्थ तो आप जानते ही हैं भली भांति कि लोगों का शासन, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा, यानी सब कुछ जनता के लिए है। जनता से ही व्यक्ति चुना जाएगा, जनता के द्वारा चुना जाएगा और जनता के लिए ही काम करेगा। यही तो लोकतंत्र है, लोगों का तंत्र। राजतंत्र की बात नहीं की जा रही है, लोकतंत्र की बात की जा रही है। जनता का शासन होगा, जनता के द्वारा होगा और जनता के लिए होगा। लिंकन के इस प्रसिद्ध वाक्य पर भी पूरी तरह से बेस्ड है डेमोक्रेसी। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ रिपब्लिक, गणराज्य। अब गणराज्य का अर्थ क्या हुआ? गणराज्य का अर्थ ये हुआ है कि हमने राजशाही व्यवस्था, हमने राजतंत्र तांत्रिक व्यवस्था को बहुत पीछे छोड़ दिया है। अब राजशाही व्यवस्था से हम आ गए हैं गणराज्य में, यानी देश का जो संवैधानिक प्रमुख होगा वो चुना जाएगा, वो इलेक्ट होगा, ना कि वो वंशानुगत होगा। यानी इसे ब्रिटेन में होता है, महारानी एलिजाबेथ हैं, फिर उनके बेटे होंगे, फिर उनके बेटे होंगे, फिर उनके बेटे होंगे, यानी कि ये एक आनुवंशिकवाद, ठीक है, एक आनुवंशिकता चल रही है, ठीक है। तो ये नहीं होगा, वंशानुगत सिस्टम नहीं रहेगा। देश का जो संवैधानिक प्रमुख होगा, देश का जो प्रमुख होगा, राजा होगा, वो चुना जाएगा, ना कि वंशानुगत होगा। इसे ही हम गणराज्य, रिपब्लिक कहते हैं। तो ये बात समझ गए आप कि देश का जो स्ट्रक्चर है वो 5 बिंदुओं पर है। इन 5 बिंदुओं को याद रखना, यही देश का स्वरूप बनेगा, यही देश की संरचना का आधार बनेगा। कौन कौन से? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। इन 5 का क्रम भी याद रखना, ये क्रम भी कई बार सिविल के एग्जाम में पूछा गया है। सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर समाजवादी, फिर पंथ निरपेक्ष, फिर लोकतंत्रात्मक, फिर गणराज्य। ये 5 बिंदु हैं। इन 5 बिंदुओं पर ही भारत का स्वरूप निर्भर करता है। अच्छा, यहीं पर एक विचार और कर लेते हैं कि जब शुरुआत में 1950 में 26 नवंबर, या वहीं से ले लो आप, ठीक है, अगर 26 नवंबर 1949 की बात करते हैं जब संविधान की प्रस्तावना अधिनियमित आत्मार्पित हुई थी, या हम बात कर लें 26 जनवरी 1950 की, ठीक है, जब भारत संविधान लागू हुआ था, दोनों स्थितियों में भारत के स्वरूप की 3 बातें नहीं कही गई थी, ठीक है। कौन कौन सी? 2 बातें नहीं कही गई थी। पहली बात नहीं कही गई थी कि भारत समाजवादी होगा, ठीक है, ये बात मौलिक संविधान में नहीं लिखी मिलती है। दूसरा क्या नहीं लिखा मिलता है? दूसरा नहीं लिखा मिलता है कि भारत पंथ निरपेक्ष होगा। और तीसरा क्या नहीं लिखा मिलता है? अखंडता शब्द। यानी ये 3 शब्द भारत के संविधान में, प्रस्तावना में बाद में जोड़े गए थे, ये मौलिक संविधान में नहीं थे। मौलिक संविधान में सिर्फ इतना था कि भारत का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनेगा, लोकतंत्रात्मक बनेगा और गणराज्य बनेगा। इन 3 बातों का जिक्र किया गया था। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के फलस्वरूप भारत के संविधान में क्या जोड़ा गया? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एकता की जगह पर एकता और अखंडता शब्द का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। तो अभी मैं दिखाऊंगा इस पर, न जाने कितनी बार कितने एग्जाम्स में प्रश्न पूछा गया है कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एकता की जगह पर एकता और अखंडता शब्द का इस्तेमाल 42वें संविधान संशोधन 1976 के फलस्वरूप किया गया, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। अच्छा, और आगे देखते हैं, न्याय कितने प्रकार का दिया गया है? सामाजिक न्याय दिया गया है, आर्थिक न्याय दिया गया है, राजनीतिक न्याय। 3 तरह के न्याय दिए गए हैं, ठीक है। 3 तरह के न्याय दिए गए हैं। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है। ये याद रहेंगे। कहीं भी धार्मिक न्याय का जिक्र नहीं किया गया है। उसके बाद स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? स्वतंत्रता है 5 प्रकार की। पहली, विचार की स्वतंत्रता, दूसरी अभिव्यक्ति की, तीसरी विश्वास की, चौथी धर्म की और आखिरी उपासना की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता प्रस्तावना, न्याय प्रस्तावना में 3 प्रकार की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। फ्रीडम कितने प्रकार की? स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? तो वो 5 प्रकार की।
विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता होगी। यानी आप कैसे भी विचार रख सकते हैं, आप पर कोई बंधेज नहीं होगी। आप अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं, बोल करके, लिख करके, पढ़ करके, जैसे भी। आप किसी भी धर्म में विश्वास कर सकते हैं, ठीक है। आप कैसी भी विश्वास धारणा कर सकते हैं, ईश्वर है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है। धर्म, ठीक है, अल्लाह है नहीं है, ठीक है। धर्म आप चाहे मुस्लिम धर्म को माने, इस्लाम को माने, सिख को माने, बौद्ध को माने, धर्म को माने, हिंदू को माने, किसी भी धर्म की आप उपासना कर सकते हैं। उपासना में भी ये चीज लिखी हुई है कि आपकी पूजा पद्धति कैसी हो, इस पर भी कोई अड़चन नहीं है। कोई जाएगा घंटी बजाएगा, फिर अगरबत्ती लगाएगा, कोई जाएगा चादर चढ़ाएगा, ठीक है, कोई जाएगा साफा बांध के जाएगा, तो सबकी अपनी अलग धार्मिक उपासना की पद्धति है और इस पर राज्य कोई अंकुश नहीं लगाएगा, ठीक है। तो न्याय 3 प्रकार के और उपासना स्वतंत्रता वो भी 5 प्रकार की, ठीक है। आगे देखते हैं। समता कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की। पहली प्रतिष्ठा की समता और दूसरी इक्वलिटी, ठीक है। इक्वलिटी कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की। पहली प्रतिष्ठा की समता और दूसरी अवसर की समता। यानी हर एक नागरिक की प्रतिष्ठा के साथ में कोई खिलवाड़ नहीं होगा, प्रतिष्ठा में सब लोग समता हैं, बराबर हैं। दूसरा अवसर की, ठीक है, अवसर की समता सबको मिलेगी। और क्या है? व्यक्ति की गरिमा यहाँ पर घटेगी नहीं, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित हो सके, ठीक है। ऐसी बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में कब 26 नवंबर 1949 को ऐतर द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया जाता है, ठीक है। एक राज्य की बात मैं आपको और बताऊं कि संविधान सभा की 3 बैठकें हुई थी 1946 के दौरान। संविधान सभा की 3 बैठकें हुई थी, एक 9 दिसंबर को, एक 11 दिसंबर को और एक 13 दिसंबर को। तो 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल ने क्या किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंतिम संविधान बैठक में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव यहाँ पर प्रस्तुत किया था, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को मान लिया था। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल करके संविधान की प्रस्तावना का रूप लिया था, याद रहेगा। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल करके संवैधानिक प्रस्तावना, संवैधानिक उद्देशिका का रूप बन गया था, याद रहेगा। एक पॉइंट और देखें, जो संविधान की प्रस्तावना है इसे ही हम संविधान की आत्मा कहते हैं, ठीक है, याद रखना इस पॉइंट को। जो संविधान की प्रस्तावना है इसे ही हम संविधान की आत्मा कहते हैं। लेकिन यही प्रश्न जब B.R. अम्बेडकर के संदर्भ में आ जाए कि B.R. अम्बेडकर ने, भीमराव अम्बेडकर जी ने किसे संवैधानिक आत्मा कहा है, तो उन्होंने कहा है आर्टिकल 32 को, यानी संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसे उन्होंने क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। लेकिन जब सिर्फ प्रश्न इतना बने कि संविधान की आत्मा कैसे कहा गया है, तो संविधान की प्रस्तावना को या उद्देशिका को या आमुख को या प्रियम्बल को ही संविधान की आत्मा कहा गया है। और किन लोगों ने क्या कहा है, यहीं पर हम हल्का सा जिक्र कर लेते हैं, फिर फटाफट क्वेश्चन आगे हम प्रीवियस ईयर के सॉल्व कर लेंगे। ये समझिए के.एम. मुंशी ने क्या कहा है। के.एम. मुंशी ने कहा है कि उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। या इस भाषा को ऐसे भी कह सकते हैं कि उद्देशिका को राजनीतिक कुंडली या राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा है? के.एम. मुंशी ने। तो इस बात को याद रखना, के.एम. मुंशी जो थे इन्होंने उद्देशिका को क्या कहा है? राजनीतिक जन्मपत्री कहा है, राजनीति की कुंडली कहा है कि आगे राजनीति में क्या होने वाला है उसकी जन्मपत्री यहीं पर लिखी हुई है। राजनीतिक जन्मपत्री कहा है, ठीक है। किसको कहा है? राजनीतिक जन्म कुंडली किसको कहा है? जन्मपत्री किसको कहा है?
तो कहा है संविधान की प्रस्तावना को। और क्या कहा गया है, और बी आर अम्बेडकर ने संपूर्ण संविधान को ही एक पवित्र दस्तावेज कहा है। ठीक है। सुभाष कश्यप ने एक सेंटेंस कहा है, इसको आपको याद रखना है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। ठीक है। और प्रस्तावना अगर आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। ठीक है। ठीक, किसने कहा है, ये कहा है सुभाष कश्यप ने कहा है। ठीक है। सुभाष कश्यप ने क्या कहा है कि अगर संविधान कोई शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, और अगर प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी मजबूत अट्टालिका है। ये किसने कहा है, सुभाष कश्यप ने कहा है। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। तो ये प्रश्न तैयार हो गया, इसमें सही उत्तर क्या होगा, 26 नवंबर 1949। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन में। अच्छा, एक पॉइंट और मेरे ख्याल से मैं बता दूं ताकि हम फिर स्पीड से क्वेश्चन को सॉल्व करें और आपको बात भी समझ में आ जाए। दो वाद आपको याद रखने, पहला 1960 में एक वाद याद रखना आपको बेरूबारी, और दूसरा याद रखना है 1973 में। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है 1973 वाला केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती वाद। ठीक है, समझो इस बात को। 1960 में जब बेरूबारी केस हुआ था, आपको इसमें यह फैक्ट याद रखना है कि इसमें प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग नहीं माना गया था। 1960 में बेरूबारी केस में संविधान की प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न हिस्सा नहीं माना गया था, लेकिन 1973 में केशवानंद भारती केस में संविधान की प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न हिस्सा माना गया है, और कहा गया है कि जब प्रस्तावना जो है वो संविधान का अभिन्न हिस्सा है तो इसमें जैसे बाकी संवैधानिक परिवर्तन होते हैं तो वैसे ही संविधान संशोधनों के फलस्वरूप प्रस्तावना में भी चेंज हो सकता है। तो उसी के फलस्वरूप फिर 42वें संविधान संशोधन 1976 के फलस्वरूप संविधान में एकमात्र परिवर्तन हुआ जो समाजवादी शब्द को लाया, पंथ निरपेक्ष को लाया, और एकता की जगह पर एकता और अखंडता शब्द का इस्तेमाल किया गया। याद रहेगा, ये बहुत बार सवाल पूछा गया है। ठीक है। एक वाद अगर आप याद रख सकते हैं तो और याद रख लीजिए 1994 का। ठीक है। ये कौन सा वाद है, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें भी फिर उसी बात को दोहराया गया, किस बात को, 1973 केशवानंद भारती वाद को। किसमें, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में। क्या कहा गया है कि केशवानंद भारती केस बिल्कुल सही था, और जो प्रस्तावना है वो संविधान का अभिन्न हिस्सा है और लोगों को मानना पड़ेगा। और इसमें भी, ठीक है, क्या कहा गया है, यही कहा गया है कि राजनीतिक जो रूप से प्रस्तावना भी संविधान का अभिन्न हिस्सा है, इसमें भी परिवर्तन आर्टिकल 368 के तहत हो सकता है संवैधानिक संशोधनों के फलस्वरूप, और इसके मूल ढांचे का भी जिक्र इन वादों में आगे चल करके किया गया है। ठीक है, कि अगर आप चाहें तो प्रस्तावना में बदलाव कर सकते हैं, लेकिन इतना बदलाव मत कर दीजिएगा कि जिस पर संविधान आधारशिला संविधान की है सुभाष कश्यप के अनुसार, तो उस आधारशिला को ही आप ढहा दें। ठीक है, मौलिक संरचना को ही ढहा दें। ठीक है, जैसे न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है, इसको आप हटा नहीं सकते हो। जैसे पंथ निरपेक्ष, इसको आप हटा नहीं सकते हो। आगे देखते हैं। तो मेरे ख्याल से लगभग सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। जो चीज़ें नई आती रहेंगी मैं उसका जिक्र करता रहूँगा, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप बोर हो जाएंगे। तो मैं स्पीड से क्वेश्चन अब सॉल्व करने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको फैक्ट्स मिल गए होंगे जितना जरूरी थे, और जो मुझे लगेंगे कि इम्पॉर्टेंट है मैं आपको बताया चलूँगा। ठीक है, चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वर्षोत्तरी क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। मैंने कहा था कि 1976 में 2 टर्म जोड़े गए थे। यानी धर्मनिरपेक्ष वाला बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाज, ये शब्द तो बाद में आए थे, क्योंकि डेट क्या लिखी हुई है 26 जनवरी 1950 को, तब तो समाजवादी शब्द आया ही नहीं था, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष आया ही नहीं था, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। खाली लोकतंत्रात्मक नहीं था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भी था, लोकतांत्रिक भी था और गणराज्य भी था।
तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? दूसरे का थर्ड पार्ट, सी ऑप्शन। आगे देखते हैं हम लोग। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक सांविधानिक स्थिति क्या थी? तो वही प्रश्न फिर से आ गया है। समाजवादी कहीं नहीं था तब, ठीक है, पंथ निरपेक्ष कहीं नहीं था तब, खाली लोकतांत्रिक नहीं था, क्या था? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न था उस वक्त, लोकतांत्रिक था, गणराज्य था। बाकी तीन तो जोड़े गए थे, ठीक है, बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किससे प्रतिबिंबित होता है? तो भारतीय संविधान के निर्माताओं का मत प्रतिबिंबित होता है उद्देशिका में। मतलब कि भारत के संविधान में अंदर क्या लिखा हुआ है उसका प्रतिबिंब झांकना हो तो कहाँ से मिलेगा? वो प्रस्तावना में। मतलब प्रस्तावना संविधान के कठिन अनुच्छेदों के निर्वचन में भी सहायक होती है। बहुत सारे लोगों ने बाद में ये कहा है कि किसी भी अनुच्छेद में अगर उसकी भाषा को लेकर के कोई दिक्कत आ रही है तो प्रस्तावना को एक बार पढ़ लीजिए कि तत्कालीन जो शोधकर्ता थे, ठीक है, तत्कालीन जो संवैधानिक सभा के लोग थे, उनके मन में कैसी विचारधारा रही होगी उस वक्त बनाते वक्त। तो प्रस्तावना को पढ़ करके उस बात को फिर से रिवाइज करिए और बताइए लोगों को, ठीक है। तो न्यायालय अक्सर ये करता है, किसी भी अनुच्छेद में, किसी भी बात में जब वाद विवाद होता है तो वो सलाह देता है कि प्रस्तावना को एक बार पढ़िए, क्योंकि प्रस्तावना संवैधानिक सभा का आधारशिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? तो मैंने आपको बताया था न्याय कितने हैं? न्याय हैं 3। कौन कौन से? राजनैतिक न्याय, ठीक है, पढ़े थे आप लोगों ने, आर्थिक न्याय, ठीक है, और सामाजिक न्याय। ये 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, ठीक है। कहीं भी धार्मिक न्याय का जिक्र नहीं किया गया है। तो एक ही ऑप्शन है 3, 5, 2, 1। न्याय कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। स्वतंत्रता कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। समानता कितने प्रकार की? वही अवसर की समानता और प्रतिष्ठा की समानता। और भ्रातृत्व कितने प्रकार का है? 1 प्रकार का, ठीक है। तो यूपीपीएससी 2018 में प्रश्न पूछा गया ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन। बीपीएससी 1995 में सवाल पूछा गया। कौन सा क्रम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के हिसाब से सही है? गणतंत्र, जनवादी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया कहीं भी। सार्वभौमिक, संपन्न, समाजवादी, जनवादी मैंने बताया था आपको, कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये चाइना के संविधान में है। सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी का प्रयोग नहीं किया गया। इसमें भी जनवादी को शब्द आ गया है, खत्म। चारों ऑप्शन ही गलत हैं। कायदे से क्या क्रम है इसका? क्रम ये है सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। ये 5 बिंदुओं का सही स्ट्रक्चर है, ठीक है। जनवादी शब्द का इस्तेमाल कहीं नहीं किया गया, चारों ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो यही हो जाएगा 1 सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक और गणतंत्र। लोकतांत्रिक को प्रजातांत्रिक बोल सकते हैं। निम्न शब्दों पर विचार करें: समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। मैंने कहा था ना कि आपको सीक्वेंस भी पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा सार्वभौमिक, तो सी ऑप्शन सही कर लो। डी तो बिल्कुल गलत हो गया। इसके बाद क्या आएगा? समाजवादी, सी के बाद ए आएगा, ठीक है। सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द के संशोधन के फलस्वरूप जोड़ा गया, तो ये था 42वां संविधान संशोधन 1976। पढ़े होंगे इस बात को। चलिए आगे देखते हैं। मैं थोड़ा स्पीड पकड़ रहा हूं क्योंकि मैंने मेजर फैक्ट्स आपको समझा दिए हैं। अब आप भी उनका रिवीजन करके प्रैक्टिस सीरीज में हिस्सा लीजिए। निम्नांकित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था?
तो क्या जोड़ा गया था? समाजवाद जोड़ा गया था और पंथ निरपेक्ष, ये तो पहले से था, ये भी पहले से था, ये भी पहले से था। ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द कब जोड़े गए? तो वो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो इस संविधान की प्रस्तावना में इस बात को लिखा गया है, धर्मनिरपेक्ष को। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? देखो कितना घुमा के पूछा गया है। हमको पता है 1976 में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एकता की जगह पर एकता और अखंडता शब्द इस्तेमाल किए गए थे, और हम जस्ट एक साल पहले पूछ लिया 1975 में, यानी कि तब अखंडता शब्द नहीं इस्तेमाल किया गया था, ये बाद में जोड़ा गया था। निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे? तो पहला जोड़ा गया समाजवाद, फिर पंथ निरपेक्ष, केवल यही है मेरे ख्याल से, और बाकी नहीं जोड़ा गया। ग्राम स्वराज नहीं जोड़ा गया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ये भी नहीं जोड़ा गया, तो केवल सेकंड और थर्ड मेरे ख्याल से है। और कोई शब्द क्या था? सेकंड और थर्ड ही है इसमें, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जोड़ा ही नहीं गया। ठीक है, समाजवाद जोड़ा गया है और पंथ निरपेक्षता जोड़ी गई, तो फर्स्ट और थर्ड है। ठीक है, सॉरी, फर्स्ट और थर्ड है, तो फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड ये ऑप्शन में लिखा हुआ है। आगे देखते हैं। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। चेक करिए। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना, बिल्कुल सही है। कब दिया था उन्होंने? 13 दिसंबर 1946 को दिया था प्रस्ताव। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। अच्छे पॉइंट्स मिल रहे हैं, इसको जरा डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, जस्टिसेबल नहीं है, मतलब अब लिखा हुआ है संविधान की प्रस्तावना में, कोई शब्द लिखा हुआ है, ठीक है, कि अवसर की समता। मान लो अवसर की समता अगर आपको कहीं नहीं मिल रही है, तो केवल इस आधार पर आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं कि प्रस्तावना में इस बात का जिक्र किया गया है कि अवसर की समानता होगी। इसका मतलब कि प्रस्तावना के आधार पर कोई न्याय या निर्णय नहीं लिया जा सकता है। ये क्लियर हुआ? इसलिए कहते हैं कि प्रस्तावना की प्रकृति जस्टिसेबल नहीं है, न्याय योग्य नहीं है। नेक्स्ट, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, गलत। संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के फलस्वरूप जोड़े नहीं गए हैं समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द। इसका मतलब ये कहना कि इसमें संशोधन नहीं हो सकता है, गलत है बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है कि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को ये रद्द नहीं कर सकता। ये बात बिल्कुल सही है। तो पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है, यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो अभी आपने कहा है कि ये लागू किया जा सकता है, गलत। विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, गलत। ये लागू नहीं किया जा सकता है। संविधान की प्रस्तावना केवल विचारार्थ है, ठीक है, हमारा उद्देश्य है, हमारा आदर्श है, हम इसको लागू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। बार बार वही प्रश्न पूछ रहे हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा। समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976। एमपीपी से 2013 पूछा गया 20 प्रश्न। ये देखिए 26 नवंबर 1949, डेट याद रखना,
अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सब सम्मिलित नहीं थे। समाजवादी नहीं था क्योंकि ये बाद में जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष नहीं था क्योंकि ये बाद में जोड़ा गया। अखंडता नहीं था क्योंकि ये बाद में जोड़ा गया। तो कौन कौन से 1, 2 और 3 ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान के आमुख का यानी प्रस्तावना का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। सामाजिक और आर्थिक न्याय बिल्कुल, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बिल्कुल, अवसर की समता बिल्कुल, व्यक्ति की प्रतिष्ठा बिल्कुल। सभी चारों इसका सही जवाब है। सम्मिलित है 23। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। ठीक है, कथन ए क्या कह रहा है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। बिल्कुल सही, कथन भी सही है और इसका कारण भी सही है। क्यों? क्योंकि 1976 के पहले जो भारत का स्वरूप था वो केवल इतना था कि भारत जो होगा वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, लोकतांत्रिक होगा और गणराज्य होगा। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद ये इसकी वस्तु स्थिति क्या हो गई? वो ऊपर वाली हो गई। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, समाजवादी होगा, धर्मनिरपेक्ष होगा, लोकतांत्रिक होगा, गणराज्य होगा। यानी कथन भी सही है और कारण भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होगी। इस बात को समझिए, लौकिक सार्वभौमिकता है यानी लोगों का संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। जो सोर्स ऑफ पावर है, जो शक्ति का स्रोत है, वो किसके पास है? भारत की जनता के पास। क्योंकि संविधान की प्रस्तावना शुरू किससे होती है? जनता के इसका डी पार्ट होगा, हम भारत के लोग शब्दों से। ठीक है, क्योंकि कहा वी द पीपुल ऑफ इंडिया से संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है, हम भारत के लोग। यानी संवैधानिक वस्तु स्थिति में संविधान की शक्ति का स्रोत कौन होगा? वो भारत के लोग होंगे। तो कहां शुरू होता है? हम भारत के लोग से। ठीक है, नेक्स्ट, हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहां किया गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में ही किया गया है। जिक्र सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है, अगर इसको आपने कभी नहीं सुना है तो जान लीजिए, यही है सार्वभौमिकता, यही है सॉवरेन। ये इसी को बोलते हैं, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो जैसा मैंने बताया था, धर्मनिरपेक्षता में भारत सकारात्मक बिंदु की तरफ इशारा करता है। मतलब भारत में अनेक धर्म हैं, बिल्कुल धर्म तो अनेक हो ही सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसका सही मतलब क्या होगा? भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, वरन भारत सभी धर्मों का आदर करता है और उसके बढ़ने के बराबर अवसर प्रदान करता है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस बात को आपको याद रखना है। देखो, पूछा भी गया है यूपीपीसीएस 2021 में। तो सारे प्रश्न लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग या प्रादेशिक स्तर पर जो भी एग्जाम होते हैं उनमें सब में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, प्रभुता संपन्न है, लोक कल्याण नहीं है। डी ऑप्शन सही जवाब। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? विचार की, विचार प्रकट करने की, विश्वास की, आर्थिक स्वतंत्रता का कहीं जिक्र नहीं है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? सामाजिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है, आर्थिक न्याय है, धार्मिक न्याय कहीं पर भी नहीं है। डी ऑप्शन सही है। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, बिल्कुल सही। उक्त शब्द 1977 गलत, 1985 गलत,
संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है, गलत। तो पहला ऑप्शन केवल सही है। 33 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो ये उद्देशिका है। लेकिन अगर यही प्रश्न पूछा जाए बी आर अम्बेडकर के संदर्भ में तो वो आर्टिकल 32 हो जाएगा। देखो कितनी बार ये सवाल आया, कितनी बार, आप खुद देख लीजिए, बड़े हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? ये तो मैंने बताया भी आपको, के.एम. मुंशी ने कहा है। नेक्स्ट, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? बी आर अम्बेडकर जी ने कहा है। किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देश्य का संविधान का हिस्सा नहीं है? तो वो बेरूबारी केस 1960 था, बताया था मैंने आपको। केफरम भारती में तो बता दिया था कि है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है? तो वो केशवानंद भारती वाद 1973 है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई, उनकी व्याख्या दी गई है किसमें? मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में, ठीक है। और संविधान के पाठ में कहीं भी इस चीज का जिक्र नहीं किया गया है। तो सर्वाधिक अच्छा ऑप्शन कौन है? मौलिक अधिकार में इस चीज का जिक्र किया गया है, राज्य की डीपीएसपी में इस चीज का जिक्र किया गया है, और मौलिक कर्तव्यों यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज में इस चीज का जिक्र किया गया है। सी ऑप्शन का सही होगा। आगे आप इस चीज को पढ़ेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जिक्र किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन से न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? धार्मिक कहीं भी नहीं है, सामाजिक सांस्कृतिक कहीं भी ये नहीं है, सामाजिक राजनैतिक और सांस्कृतिक कहीं नहीं है, सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक। डी ऑप्शन सही है, ठीक है। देखो पूछा भी गया सवाल ये यूपी आरओ 2021 में, ठीक है। भारत के संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती है। संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती है। संविधान का भाग नहीं है, इस बात को तो कहना बिल्कुल गलत हो गया। संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर के उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है, ठीक है। संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग। तो इस संदर्भ में ये आपका कहना गलत सही होगा, कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती, ये बिल्कुल गलत है। संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका अन्य कोई भाग, गलत। संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? संविधान का भाग तो मान सकते हैं लेकिन उसके अन्य भागों से उसको हटा करके उसको अकेले न्यायप्रिय नहीं बना सकते हो। मतलब जैसे उसमें लिखा हुआ है अवसर की समानता, तो अवसर की समानता जब तक आप प्रस्तावना को किसी अनुच्छेद से नहीं जोड़ेंगे तब तक वो न्यायोचित नहीं होगा। मतलब सिर्फ प्रस्तावना के आधार पर आप न्यायालय नहीं जा सकते हो जब तक वो कहीं भीतर अनुच्छेद में ना लिखा हो, भीतर किसी भाग में ना लिखा हो, भीतर किसी अनुसूची में ना लिखा हो, भीतर किसी आर्टिकल की व्याख्या में ना लिखा हो, तब तक आप सिर्फ प्रस्तावना के आधार पर पे जाकर के न्यायालय में न्याय की गुहार नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से अलग हट करके उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है, ठीक है। और आखिरी सवाल आज का, इसे मन लगा करके पढ़ लीजिए आप लोग। संविधान में दिया गया आमुख न्यायालय में लागू नहीं होता है, बिल्कुल सही। महत्वपूर्ण है, उसकी उपयोगिता है, बिल्कुल सही। शासन करने के उद्देश्यों को उल्लेखित करता है, बिल्कुल सही। संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है, बिल्कुल सही। यानी कि इसमें से एक पॉइंट कोई से गलत मुझे लग रहा है, कौन सा हो सकता है? लेकिन मुझे सारे पे पॉइंट लग रहे हैं, इसका मतलब प्रश्न गलत है कहीं पर। संविधान में दिया गया आमुख न्यायालय में लागू नहीं होता है, बिल्कुल सही भाई। महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है, सही है। शासन करने के उद्देश्यों को उल्लेखित करता है, बिल्कुल सही है। संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब इन्होंने गलत लिखा हुआ, इनको एक ऑप्शन जोड़ना पड़ेगा।
1 2 3 4 ये सवाल गलत आया था, ये पूछा गया था यूपी लोअर पीसीएस में प्री 2004 में। ठीक है, सवाल गलत है। सवाल सही है, इसके ऑप्शंस गलत हैं। इसमें चारों विकल्प वाला कोई ऑप्शन मिल ही नहीं रहा है। तो 1 2 3 4 चारों सही हैं। तो मेरे ख्याल से अब प्रश्नों की हमारे पास श्रृंखला समाप्त होती है। लगभग 45 प्रश्न हमने किए हैं और हमने बहुत हद तक आपको समझाने का प्रयास भी किया है। कैसा लगा लेक्चर आपको? आप जितना सपोर्ट करेंगे, कमेंट्स करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, उतना ही हमारा हौसला बढ़ता है। और लेकिन ये बात हमें कहने दीजिए कि आप बहुत ही रोचकता से इस बात को नहीं स्वीकार कर रहे हैं कि आपको किस लेवल का, किस हद तक कंटेंट मिल रहा है, वो भी फ्री ऑफ कास्ट वीडियो पर। ठीक है, यूट्यूब पर आपको फ्री ऑफ कास्ट मिल रहा है, रोज मिल रहा है, फिर भी आप इसकी कद्र नहीं कर रहे हैं। ये मेरे मन की वेदना थी जो मुझे कहनी थी। फिर भी मैं बनाता रहूँगा जब तक की जान है। ठीक है, आप लोगों का भला होता रहे, इसे में मुझे संतोष मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।